नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक और रोचक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि आजकल समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो लोग अपने स्वार्थ के हित में अपने रिश्ते को, अपने उम्र को भूल जाते हैं और फिर एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो दो परिवार तबाह हो जाते हैं, कई परिवार तबाह हो जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ती है। साथियों, एक ऐसी ही कहानी मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक पुलिस स्टेशन लगता है, एचएल पुलिस स्टेशन। एचएल पुलिस स्टेशन के ही एक क्षेत्र में एक होटल में एक व्यक्ति और एक लड़की दोनों करीब शाम 7:30 बजे होटल के अंदर कमरे में दाखिल होते हैं और फिर कुछ देर बाद होटल के कमरे से तेज तेज आवाज आने लगती है और होटल के कमरे में आग जलने लगती है। अब जो व्यक्ति उसके साथ मौजूद था वो फौरन ही दौड़कर उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आग में वह लड़की लपेटे में आ जाती है और बुरी तरह से जल जाती है। और होटल के कर्मचारी जब दौड़कर जाते हैं, देखते हैं तो लड़की बुरी तरह जल चुकी थी। अब उसे लेकर के होटल के जो कर्मचारी थे वह फौरन ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और फिर पुलिस को भी फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और जब लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब लड़की आग में क्यों जली और आग कैसे लगी, जब पुलिस ये सब कहानी जब हकीकत को पता लगाती है, हकीकत का, और जब उसके जलने की वजह सामने आती है तो वाकई में साथियों वह बेहद ही हैरान कर देने वाली होती है। एक ससुर और एक लड़की के, एक बहू के बहन के रिश्ते को, ससुर के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली होती है। साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले। कुछ साल पहले बेंगलुरु की ही रहने वाली एक लड़की मोहिनी, उसकी शादी एक लड़के के साथ होती है। अब मोहिनी जिस घर में जाती है वहां की वह बहू हो जाती है और जो उसका ससुर होता है, सगा ससुर, उसी के एक चचेरा भाई जिसका नाम प्रवीण रहता है। प्रवीण भी रिश्ते में अब ससुर लगता था। इधर मोहिनी की एक बहन थी सुहासिनी। सुहासिनी की उम्र 24 साल, बेहद ही खूबसूरत और पेशे से इंजीनियर रहती है बेंगलुरु के ही एक निजी कंपनी में। और जो प्रवीण रहता है वह भी उम्र 40 से 42 साल, वह भी एक निजी कंपनी में इंजीनियर रहता है। अब इधर अक्सर कर प्रवीण घूमने के लिए जब बेंगलुरु के क्षेत्र में जाता था तो कभी कभी वह रिश्ते के उस बहू के पास भी जाया करता था, यानी कि बहू के बहन के पास जाया करता था। छोटी बहन के पास, मोहिनी की छोटी बहन सुहासिनी के घर जाया करता था, वहां रुकता था और फिर लोगों से बातचीत करता था। अब अक्सर कर जब भी छुट्टियां होती थी तो वह सुहासिनी के घर जाता था और जब सुहासिनी को देखता था तो उसकी खूबसूरती का वह दीवाना हो जाता है। और फिर उसकी जो बुरी निगाहें थी, बुरी नजरें अब सुहासिनी पर पड़ती है। कहाँ 40 से 42 साल का प्रवीण और इधर 24 साल की लड़की सुहासिनी। सुहानी को वह बुरी नजरों से देखने लगता है। धीरे धीरे बात व्यवहार बनाता है और बात व्यवहार बनाता है तो अब दोनों एक ही पेशे में रहते, यानी कि दोनों इंजीनियर रहते। और अब काम धाम करते करते एक सीनियर इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर, दोनों अपने पेशे को लेकर अक्सर बातचीत करते करते काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब धीरे धीरे जब भी छुट्टी होती थी तो जो उसका ससुर था प्रवीण, छुट्टियां बिताने के लिए 2 दिन 4 दिन या हफ्ते में जो भी सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उसे बिताने के लिए अब सुहासिनी को फ़ोन करता था और सुहासिनी को लेकर वह पार्कों में जाता था, रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर दोनों बातचीत करते थे। अब धीरे धीरे जो उनकी दोस्ती थी वह अब बदलाव में आने लगती है। इधर प्रवीण उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, जो उसकी बुरी निगाहें थी उसके जिस्म पर थी। इधर सुहासिनी भी उसे पसंद करने लगती है और फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती
प्यार में बदल जाती है। एक दिन एक होटल में प्रवीण रुकता है और फिर छुट्टी का ही दिन रहता है। वो सुहासिनी को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे क्षेत्र के एक होटल में हूँ। होटल का नाम बताता है, एड्रेस देता है और सुहासिनी उसके होटल में पहुंचती है। जब होटल के कमरे में पहुंचती है तो प्रवीण बातचीत करने लगता है और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर प्रवीण उसका फायदा उठा लेता है और सुहासिनी के साथ अतरंग खेल खेलने लगता है। और उस अतरंग खेल खेलने के साथ में ही वह अतरंग पलों का कुछ वीडियो भी बना लेता है। अपने साथ बिताए हुए, सुहासिनी के साथ बिताए हुए पलों का वीडियो बना लेता है। साथियों, वीडियो बना लेता है। फिर एक दो बार मिलते हैं, दोनों बातचीत करते और फिर कई बार होटल में समय व्यतीत करते, अतरंग खेल खेलते, एक दूसरे के साथ होटल में समय व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन अब इधर साल 2025 आ जाता है। सुहासिनी को लगता है कि वह पूरी जिंदगी प्रवीण के साथ नहीं गुजार सकती है, क्योंकि वह रिश्ते का ससुर है। अब वह अपने लिए एक नया लाइफ पार्टनर ढूंढने लगती है और तभी उसी के कंपनी में काम करने वाला एक लड़का, जो उसका काफी अच्छा दोस्त रहता है, उससे उसकी पुरानी दोस्ती थी, उसी को दिल हार बैठती है और फिर दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में पूरी तरह बच जाते हैं। अब उसके साथ वो पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसे लगता है कि कहाँ मैं 24 की और कहाँ वो 44-45 का, उसके साथ जिंदगी, पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब यहाँ से वह उसके साथ बिताए हुए अतरंग पलों को भूल जाती है और फिर धीरे धीरे उसका फोन रिसीव करना बंद कर देती है, मिलना जुलना बंद कर देती है। इधर कुछ दिन गुजरता है। रोज नए नए बहाने प्रवीण के साथ करती और प्रवीण बार बार उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाना चाहता था, शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन सुहासिनी अब उससे दूरी बनाने लगती है। अब एक दिन प्रवीण उसे फोन करता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 1-2 महीनों से, यानी कि अभी नवंबर दिसंबर से ही वह दूरी बनाने लगती है। और फिर नए साल पर जब वह सुहासिनी को मिलने के लिए बुलाता है तो सुहासिनी उसे मना कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हुई नजर आती है। समय व्यतीत करी थी, नया साल मना रही थी। इधर प्रवीण परेशान होता है कि आखिर क्या बात है, सुहासिनी मुझसे दूरी क्यों बना रही है। अब प्रवीण सुहासिनी को फोन करता है और कहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इधर तुम कुछ दिनों से मेरे से दूरी बना रही हो, मुझसे बात नहीं करती हो, मेरे बगैर तुम कैसे रह लेती हो। सुहासिनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बस समय की कमी है, समय नहीं है और मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, मैं किसी बंधन में अभी नहीं बंधना चाहती हूँ। अब इधर प्रवीण को झटका लगता है। प्रवीण को शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह किसी और के साथ प्रेम संबंधों में बंध गई है, किसी और को दिल दे बैठी है। अब कहीं से उसे पता चल जाता है प्रवीण को कि वह किसी और लड़के से मिलती जुलती है, किसी और के साथ प्यार संबंधों में बनी हुई है। अब एक दिन सुहासिनी को फिर से मिलने के लिए बुलाता है और फिर उसका फोन चेक कर देता है। फोन चेक कर देता है तो देखता है कि व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज पड़े हुए थे, कुछ फोटोज वीडियोज थी। अब उसे देखकर वह बौखला जाता है, कहता है कि ये बात है, तुम किसी और को चाहती हो, इसलिए मुझसे मिलना जुलना बंद कर रही हो। सुहासिनी कहती, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, हमारे बीच जो भी हुआ वो एक भूल थी, चलो मैं उसे भूल जाती हूँ और तुम भी भूल जाओ। मैं एक नए जीवन साथी, यानी कि एक उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है उसके कंपनी का, उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, तुम उसे भूल जाओ। तभी वो कहता है कितनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरे जिगर में, मेरे दिल में तुम बस चुकी हो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। अब वहाँ से सुहासिनी तो चली जाती है, लेकिन फिर अब एक दिन होटल में वह फोन कर उसे बुलाता है और सुहासिनी को कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। सुहासिनी में होटल के कमरे में सुहासिनी जाती है और फिर वह उसकी कुछ फोटोज वीडियोज दिखाता है और कहता है, यह देखो, ये तुम्हारी फोटोज वीडियोज है, कुछ आपत्तिजनक फोटोज वीडियोज।
दिखाता है तो वह चौंक जाती है, कहती है ये सब क्या है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जो करना था तुमने किया, मुझे जो करना था मैंने किया, लेकिन ये सब क्या है, ये तो एक बेवकूफ़ी है, इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो। प्रवीण कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी, तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, तो मैं ये फोटोज वीडियोस तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा, सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा, सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अब इधर लड़की डर जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस व्यक्ति के साथ उसने अतरंग पलों को व्यतीत किया, उसकी ख्वाहिशों को पूरी किया, वह व्यक्ति उसे धोखा दे रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। अब इधर वो परेशान हो जाती है, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर अपने कमरे पर चली जाती है। वहाँ कमरे पर जाती है तो वह रात भर पूरी तरह से सोचती है कि आखिर इसका निचोड़ क्या है, कैसे इस जंजाल से बाहर निकला जाए, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह काफ़ी अब फ्रस्ट्रेशन में जाने लगती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। अब तो उसने अपने बहन के ससुर के साथ ही, रिश्ते के ससुर के साथ ही संबंध बनाए। लोगों को पता चला अगर कहीं गलती से वह वीडियो फोटोज उसकी माँ बाप के पास चली गई तो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, कि वो तो काफ़ी चरित्रहीन लड़की है। अब वो परेशान होकर घबराने लगती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अब तभी फिर प्रवीण उसे फ़ोन करता है और फिर होटल के कमरे में बुलाता है। अब इतना परेशान होने के बाद वह जाकर हाथ पैर जोड़ती है और कहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजार सकती, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और के को प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। कहाँ मैं, मेरी उम्र 24 साल है और तुम 44-45 के, ये सब सही नहीं है। अब वो ब्लैकमेल करता है, कहता है ठीक है तुम घर जाओ, मैं ये फोटोज वीडियोज आज ही सेंड कर दूंगा। अब इधर सुहासिनी फिर परेशान होती है और फिर से मजबूर होकर उसके साथ संबंध बनाती है। अब साथियों खेल चलता रहा, लेकिन एक दिन वह ऊब जाती है, परेशान होती है और फिर प्रवीण उसे फ़ोन करता है 12 जनवरी को, और HL पुलिस स्टेशन के ही एक क्षेत्र के एक होटल में वह फ़ोन कर बुलाता है और तकरीबन वह शाम 5 बजे के आसपास वह होटल में पहुंचती है। और होटल में पहुंचती है और उसके बाद एक उसके बैग में एक बोतल रहती है जो पेट्रोल से भरी हुई होती है और लाइटर होता है। अब वह प्रवीण के पास जाती है और कहती है, देखो तुम्हें जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है, तुम मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम ये फोटोज वीडियोज डिलीट कर दो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं पुलिस को सारी बात बता दूंगी। अब इधर प्रवीण उसे कहता है जो तुम्हें करना हो कर लो, अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो ये फोटोज वीडियोज में वायरल कर दूंगा, लोगों को सेंड कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को दे दूंगा। अब वह पूरी तरह से परेशान हो जाती है और कहती है मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब संबंध नहीं बना सकती, मैं अपने प्रेमी को धोखा नहीं दे सकती हूँ, मैं उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, अब तो जो मुझसे होना था हो गया। अब प्रवीण उसे उकसाता है अपने साथ संबंध बनाने के लिए, लेकिन वह गुस्सा होती गई और फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिससे आत्महत्या करने के लिए वह उकसाता है कि जो तुम्हें करना हो कर लो, और फौरन ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। तभी वह परेशान होती है और परेशान होकर के तुरंत ही साथियों बोतल निकालती है और अपने शरीर पर छिड़कती है और उसके बाद आग लगा लेती है। और जैसे ही साथियों आग लगाती है पूरे कमरे में उजाला हो जाता है और फिर उसे बचाने की प्रवीण कोशिश भी करता है कि यह तुमने क्या कर लिया। वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसे बाथरूम की तरफ ले जाता है, पानी से आग बुझाने की कोशिश करता है, शावर वगैरह से, लेकिन तब तक वह बहुत ज़्यादा चल चुकी थी, बुरी स्थिति थी। और उसके बाद जैसे ही पता चलता है होटल के कर्मचारियों को, वह भी दौड़ते हुए आते हैं और सबसे पहले पुलिस को भी फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस भी आती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तकरीबन 7:30 बजे आग लगती है और हॉस्पिटल में 2-3 घंटे तक यानी कि 10 बजे तक वह एडमिट रहती है और इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो पुलिस प्रवीण से पूछताछ करती है तो प्रवीण उसे बताता है कि वो उसे काफ़ी प्यार करता था, लेकिन जो हकीकत निकलकर सामने आती है उसके अकाउंट से, उसके चैट से, सारी चैट जो सुहासिनी से प्रवीण ने किए थे, जो भी ब्लैकमेलिंग थी, सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं और
फिर उनके घर वालों को सूचना देती है और उनके घर वाले आत्महत्या करने के जुर्म में, आत्महत्या करने को उकसाने के जुर्म में प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया जाता है। साथियों, ये जब कहानी या घटना लोगों तक पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो जिस्म की चाह में रिश्ते को भी त्याग दे रहे हैं और अपने रिश्ते को भूलकर बेशर्मी की हदों को पार कर दे रहे हैं। तो साथियों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर अपनी राय दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है अभिषेक सिंह है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं। राजवीर यादव हैं, यह भी उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव हैं, यह भी उत्तर प्रदेश लखनऊ के ही रहने वाले हैं। सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। डॉक्टर A.K. अग्निहोत्री जी हैं, यह भी प्रयागराज से, जहाँ पर महाकुंभ लगा हुआ है। अगर आप महाकुंभ में जाते हैं तो थोड़ा सावधानी से गंगा स्नान करिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भगदड़ है। तो ध्यान में देते हुए आप ज़रूर कुंभ जाइए और प्रयाग के कुंभ में, महाकुंभ में ज़रूर स्नान करिए माँ गंगा का। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।